चलिए स्टार्ट करते हैं ना। टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। यहाँ पे वाटर है, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में कोशिश करूंगा आपको बता दूं। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है ना, ये फ्लोटिंग बॉडी है, इसकी हाइट कितने के बराबर है? कैपिटल एच ना। और जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसकी हाइट कितने के बराबर है? स्मॉल एच। कितने के बराबर है? स्मॉल एच के बराबर है। ये एक बॉडी है जो पानी के अंदर है। जब इसको ऐसे दबा करके छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई रो फ्लूइड ना। देखो, दो चीज की डेंसिटी होगी, एक बॉडी की डेंसिटी और एक किसकी होगी? फ्लूइड की। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी है? फ्लूइड की। एरिया इंटू जी, ये होगा। समझ आ रही ना बात? एरिया कौन सा लिया जाएगा? जैसे ये मान लेते हैं कोई ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक मतलब इस तरह से क्यूबॉइड टाइप ना, ईंट के जैसा। तो ईंट के जैसा होगा तो उसका कुछ हिस्सा अंदर है ना, और कुछ हिस्सा क्या है? बाहर ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसको जब ऑसिलेट करेगा तो इसके टाइम पीरियड का m क्या है? मास है। समझ आए? और ये मास जानते हैं कितने का है? ये जो पानी जितना हिस्सा डूबा हुआ है ना, जितना हिस्सा डूबा हुआ है वो क्या करेगा? जितना हिस्सा डूबा हुआ है उतना वाटर हटाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ये उसका मास है, डूबे हुए पोर्शन का। समझ आ? मतलब ये डूबा हुआ पोर्शन जितना वाटर हटाएगा उसका मास है। समझ आ रही ना बात? डूबा हुआ पोर्शन जितना वाटर हटाएगा उसका मास है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और बन जाता है, और इस फार्मूले पे एक साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समझ आ रहे हैं? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मास इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट रो इंटू वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम क्या होगा बताइए? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट कितना? जितना डूबा हुआ है ना, स्मॉल एच, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ये रो फ्लूइड रहेगा, रो फ्लूइड एरिया इंटू क्या हो जाएगा? जी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन। समझ आ रही ना वो? ये दोनों फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला और बन सकता है जो रिलेट करके याद रखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो हाइट का रेशियो है h, ये फ्लूइड में पढ़ोगे स्मॉल h डिवाइड बाई कैपिटल H ना। अच्छा, कौन छोटा है कौन बड़ा है? स्मॉल h छोटा है और कैपिटल H बड़ा है। तो उस हिसाब से जाओगे तो दो डेंसिटी है, एक बॉडी की डेंसिटी है और एक फ्लूइड की। अच्छा, बॉडी अगर डूबी नहीं है, फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब डेंसिटी पानी से क्या है? पानी से कम है ना। तो मुझे इधर डेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो ये फ्लूइड में जब आप बायोन्सी पढ़ते हो तो वहां पे दिखता है। तो याद रखने का तरीका क्या होगा? स्मॉल हाइट डिवाइड बाई सबमर्ज हाइट डिवाइड बाई टोटल हाइट बराबर होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लोट कर रही है तो डेंसिटी बॉडी की क्या है? ज्यादा है। तो डेंसिटी का रेशियो हाइट के रेशियो के क्या होता है? बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, जी से डिवाइड और जी से इधर और जी से इधर डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? अब h अपॉन जी कितने के बराबर हो जाएगा? देखिए, h अपॉन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो बी, और कितना हो जाएगा? h अपॉन रो एफ इंटू क्या हो जाएगा? जी। इसकी जगह पे आप रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा? रो बी h अपॉन रो एफ जी। एक फार्मूला ये भी है। समझ आ रही ना बात?
तो ये 3 फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। एक अगर याद है तो दूसरा आप आसानी से बना सकते हो। मास की जगह पे वो जो सबमर्ज हिस्सा है बॉडी का, वो जितना वॉल्यूम हटाएगा, मतलब जितना वाटर हटाएगा उसका मास है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर हो, एरिया इंटू सबमर्ज हाइट। समझ आ रहे हो। तो यहाँ पे रख करके जो कटा काट दिया, फार्मूला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। और एच अपॉन जी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से मैंने बताया, इसको कर लीजिए आप। इस पे क्वेश्चन करा दे आपको जो आया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, इसमें से तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रहने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, कर चुके ना। ये देखिए क्वेश्चन कौन सा सही होगा बताइएगा। फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ना। एरिया जानते हैं, क्रॉस सेक्शन, जैसे ईट है ना, ईट ऐसे है तो उसका निचला वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये चीज क्या है, हाइट है। तो एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। If it is given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillation with a time period. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई रो फ्लूइड एरिया इंटू जी। अच्छा, अगर आप मास के साथ देखोगे तो मास के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है, ये इनवर्स दिया हुआ है, गलत है। और ये वाला डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ये भी गलत है। एरिया के साथ कैसा है, इनवर्स है, ये वाला सही है ना। और इसको देखिए, ये भी क्या है, गलत है। ये एक साल पूछा हुआ, ठीक। हेडिंग डालिएगा, टाइम पीरियड ऑफ मैनोमीटर, टाइम पीरियड ऑफ मैनोमीटर, टाइम पीरियड ऑफ मैनोमीटर, टाइम पीरियड ऑफ मैनोमीटर। ये क्या होता है देखिएगा, जो पिछला वाला फार्मूला था वही फार्मूला लगभग है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसको समझिए, ये मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये यूट्यूब मैनोमीटर है, यू शेप का है इसलिए इसका नाम क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ये दोनों की हाइट अभी बराबर है। अब एक काम करते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं कितने के बराबर है, एच के बराबर। ये एच हो गई, एच हाइट के बराबर फ्लूइड भरा हुआ ना। अब आपने एक तरफ से इसको दबा दिया तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, लिक्विड ऊपर उठ जाएगा। फिर उसके बाद आप छोड़ दीजिए तो ये लगातार क्या करेगा, ऑसिलेट करे। अगर ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड पूछता है, क्या पूछता है, टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड जो होता है वो समझिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है लगभग सिमिलर होता है, एम बाई क्या था पिछला फार्मूला, रो एफ जी एरिया। बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, नीचे 2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे, मास इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना, रो इंटू वॉल्यूम। अब आप देखिएगा, ये पूरे लिक्विड का चाहिए ना मास, ये पूरे अच्छा, उसमें पिछले वाले कॉन्सेप्ट में मास कितने का चाहिए था, जितना हिस्सा डूबा हुआ था वो जो हटाता है उसका मास था। इसमें ये जो एम है वो किसका है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का है। तो एक चीज आप देखिएगा, ये कितने के बराबर होगा, रो इंटू एरिया ना। एरिया एक साइड का ये वाला एरिया, समझ आ रही ना बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इंटू क्या करोगे, हाइट। हाइट कितना लोगे, एच या 2h, 2h लेनी पड़े। अरे h इधर और h इधर तो कितना हो जाएगी, 2h।
इसको उठा करके यहाँ पे पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, एम की जगह पे रो एफ एरिया इंटू इंटू क्या हो जाएगा 2h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 रो एफ जी एरिया ना। क्या कट रहा है, रो एफ से रो एफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। सेम फार्मूला है ना। इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें हाइट किसकी थी, सबमर्ज पोर्शन की जितना डूबा हुआ था, इसमें हाइट किसकी है, मैनोमीटर जितना भरा हुआ है। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए, ये फार्मूला सिमिलर है। देखिएगा इसमें एक और चीज है जबरदस्त जो आपसे थ्योरेटिकली पूछी जा सकती है। मैनोमीटर के अंदर ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है अगर ये ऑसिलेट करता है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये आया 2h वो 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। एच क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट है, वो आपको दिख रही है एच क्या है, ठीक है। अगर एक यहाँ पे चीज देखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं अभी ये वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर, तो इसका टाइम पीरियड कुछ टी है। अगर इसके अंदर केरोसिन भर दूं, क्या भर दूं, केरोसिन भर दूं, तब टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इसके अंदर मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगर चेंज कर दूं तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे फार्मूले से इसमें सिर्फ किससे लेना देना है, हाइट से। फ्लूइड क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, हाइट और जी से लेना देना है। तो आपको साफ दिख रहा है ये फार्मूला जो है वो फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि फ्लूइड चेंज करने पे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे हो सकता है, तो ये जहन में आप रखिएगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो फिजिकल पेंडुलम जैसे ये सिंपल पेंडुलम कहलाता है ना, एक रस्सी हो और उससे एक मास जुड़ा हो और ये ऑसिलेट कर रहा, ये क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, ऐसे हिंज है, ये ऐसे हिंज्ड है ना, इससे एक रॉड लगी हुई है इस तरह से ना, ये रॉड है, ठीक। इस रॉड को क्या करिए, ऐसे उठा करके ऐसे छोड़ दीजिए तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ आ रही, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पेंडुलम। समझ आ रही ना बात, ये नॉर्मल पेंडुलम से डिफरेंट है ना। इसका यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा और ये दूरी क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी हिंज से कितना दूरी एक्स है, तो इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई इनर्शिया, क्या, इनर्शिया किसके अबाउट, हिंज्ड के अबाउट, जहां से ये बधा हुआ है, हिंज डिवाइड बाई एम जी एक्स। क्या चीज होता है, एम जी एक्स। एक्स कहां से कहां तक की दूरी होती है, हिंज से सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है, ये क्या कहलाती है, एक्स कहलाती है। ये फार्मूला आपको रटा रहना चाहिए। मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूं। अगर ये रॉड है, अगर ये क्या है, एक रॉड है, तो अगर ये रॉड है इसके लिए आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनर्शिया का फार्मूला चाहिए, तो इनर्शिया अब उसमें पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में। इनर्शिया जो होता है आई इज इक्वल टू होता है मास इनटू इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितने के बराबर है, एल के बराबर। मास इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड एंड के अबाउट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। समझ आ रही ना बात, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा आई हिंज्ड कितने के बराबर, एम एल स्क्वायर बाई 3 के बराबर, और एम जी एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स कितने के बराबर है, एल बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, एल बाई 2, एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल, एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट,
ये 2 उधर ऊपर जाएगा 12/3g। बस आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो आपको क्या जानकारी चाहिए? सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जानकारी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे क्या टांग देता? डिस्क टांग देता। डिस्क मतलब ऐसे इस तरह से होता ना, इस तरह से डिस्क होती। अगर ये डिस्क होती ऐसे, ठीक ठीक, और ये क्या करती? ऑसिलेट करती। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क के चलने का क्या चाहिए आपको? मोमेंट ऑफ। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, फिर उसके बाद ये सेंटर कितनी दूरी पे था? आर दूरी पे ना, रेडियस के बराबर होता सेंटर ऑफ मास डिस्क का। तो यहाँ पे क्या रख देते? एक्स की जगह पे आर रख देते, सॉल्व कर लेते। समझ आ रही ना बात? तो फिजिकल पेंडुलम आपको इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो रोटेशन से हम सीख लेंगे और इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन टॉर्शनल पेंडुलम पे करा देता हूं। किस पे? टॉर्शनल पेंडुलम पे आखिरी। फिर उसके बाद जो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक इसका। ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कटिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। लिख चुके? आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर वो वाला है कि नहीं क्वेश्चन। हाँ तो चलिए, ये क्या कहते हैं, पेंडुलम के ऊपर लास्ट वैरायटी है, देखते हैं ये क्या कह रही है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मास कितना? 200 ग्राम, इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर टू ए मेटल वायर। ठीक है, ये एक डिस्क है जिसका सेंटर जो है वो मेटल वायर से फिक्स्ड है। आगे कह रहा है द अदर एंड, ये जो मेटल वायर है उसका अदर एंड जो है इज फिक्स्ड विथ क्लैंप। इस तरह से एक क्लैंप से फिक्स्ड है। ठीक है, ये मेटल वायर हो गई आपकी, सेंटर से कनेक्टेड है और इधर फिक्स्ड है क्लैंप से। द हैंगिंग डिस्क रोटेटेड अबाउट वायर, ये जो वायर है ना इसके अबाउट क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है और साथ साथ में रोटेट करते हुए ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा बचपने में गांव में क्या होता था, रस्सियों को ऐसे ऐंठते थे ना, उसको ऐसे चला करके छोड़ देते थे, तो दोनों काम करता है, घूमता भी है और ऑसिलेट भी करता है ना। ऐसे घूमता भी है और क्या करता है? ऑसिलेट। ऐसे घूमते हुए क्या करेगा? ऑसिलेट। इस तरह से घूमते हुए ऑसिलेट करेगा। तो अब ये जो डिस्क है ना, ये घूम भी रही है और क्या कर रही है? ऑसिलेट भी कर रही है। ठीक है, दो काम कर रही है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, सिंपली ये पढ़ा था कि अगर एक पेंडुलम है रस्सी से बंधा हुआ, तो ये अगर ऑसिलेट करता है तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था। ये वाला अभी नहीं पढ़े। अब कह रहा है इसका टाइम पीरियड बताइए। इसका टाइम पीरियड तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 0.2 सेकेंड इस पेंडुलम का। तो कह रहा है फाइंड द टॉर्शन कांस्टेंट। टॉर्शन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो आपको मैं बताऊं इसका फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है। जैसे इसका होता है T = 2 पाई अंडर L/G, सिंपल पेंडुलम का। उसी तरह से इसका होता है जब ये क्या करे? रोटेट भी करे और ऑसिलेट करे, तो उस वक्त टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर I डिवाइड बाई क्या होता है? I डिवाइड बाई टॉर्शन कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्शन कांस्टेंट। यही आपसे पूछा है, टॉर्शन कांस्टेंट कितना होगा। तो अब आप देखिएगा यहां पे टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कितना? 0.2 सेकेंड। तो यहां पे 0.2 पुट कर दो, ये 2 पाई। अब बच क्या रहा है आपसे? अगर आई पता चल जाए तो सी पता चल जाएगा। अब आई की वैल्यू एक जगह मैंने आपको बताई थी, हालांकि रोटेशन पढ़ाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। आई की वैल्यू अगर डिस्क अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 होता है। समझ आए? अब इसमें मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। और रेडियस कितना दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल के? मीटर। तो कितना हो जाएगा? 0.03। और 200 ग्राम को केजी में रखोगे, कितना हो जाएगा? 0.2।
इसको रख करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके यहाँ पे पुट करो, आपको C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको ट्राई करके आंसर बताइए। ठीक है, जो लोग वैसे देख रहे हैं कमेंट करेंगे। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक, देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक, इसके बाद कटिंग इसी पे बेस्ड है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 ना, और यहां पे लगा हुआ है एक ब्लॉक जिसका मास कितना है m। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये दोनों स्प्रिंग किस में लगी हुई है? सीरीज में। किस में लगी हुई है? सीरीज में। तो अगर सीरीज में लगी हुई है तो इनका K इक्विवेलेंट पूछता है। क्या पूछता है? K इक्विवेलेंट। तो अगर K इक्विवेलेंट हमें पता है, अगर एक सिंपल सा एक सिस्टम होता स्प्रिंग का और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता? K होता, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा होता m मास का, तो टाइम पीरियड क्या होता ऑसिलेशन का? 2 पाई अंडर रूट m बाई k। इस वाले के लिए क्या चाहिए? K इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए? K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट अगर दो सीरीज में लगे हुए हैं, तो जैसे रजिस्टर का सीरीज का फार्मूला क्या होता था? अगर दो रजिस्टर लगे हुए R1 प्लस R2, तो इसमें अगर सीरीज में लगा हुआ है और K इक्विवेलेंट निकालना है तो वो पैरेलल वाला लगेगा, उल्टा जैसे कैपेसिटर में लगता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये वाला फार्मूला यूज होगा। और मैंने आपको बताया जब इस तरह का सॉल्व करना हो तो K इक्विवेलेंट अगर दो स्प्रिंग है तो सीधा क्या कर सकते हो? दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, K1 प्लस K2। और एक बात बताई थी, अगर दो का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, जैसे मान लेते हैं ये 2K है और ये 2K है, तो इसका आंसर सीधा क्या होगा? एक स्प्रिंग कांस्टेंट लीजिए, डिवाइड बाई नंबर कर दीजिए। कितनी स्प्रिंग है? दो। तो 2K था तो 2K डिवाइड बाई 2 हो जाता, कितना आ जाता? K आ जाता। अगर 4K होता तब 2K आता। तो ये तरीका तो आपको पता है। अगर 3 लगा होता 4K का, तब कितना होता? 4K/3 होता। ये कर ले जाओगे ना। एक इंपॉर्टेंट बात जिसपे हम एक क्वेश्चन करेंगे वो ये है, ध्यान से सुनना। एक स्प्रिंग अगर ये दोनों मासलेस हैं, तो मासलेस के अंदर एक खासियत होती है कि फोर्स सेम होता है। फोर्स क्या होता है? अगर ये दोनों सीरीज में लगी हुई है और सीरीज में लगी हुई है, तो चाहे इस वाली स्प्रिंग में देखिए चाहे इस वाली स्प्रिंग में, फोर्स हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर फोर्स हर जगह सेम होता है तो एक चीज आप समझिए, इसका स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? Kx होता है ना। आप खुद सोच करके बताइए, अगर दोनों का फोर्स सेम है तो फोर्स किससे बनता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो अलग अलग है ना, एक का K1 है और एक का K2 है। तो अगर फोर्स सेम है तो x सेम होगा कि नहीं होगा? अरे x कैसे सेम? अगर ये K1 है ना तो ये F1 हो जाएगा ना। चाहिए क्या? फोर्स दोनों का सेम। तो सेम होने के लिए एक चीज हमें समझ आती है, अगर ये K1 होगा ना तो इसको क्या होना पड़ेगा? X1 होना पड़ेगा, ताकि फोर्स, अगर ये मान लेते हैं 10 है तो x मान लेते हैं 2 है, ये F हो गया ना। अगर मान लेते हैं दूसरी स्प्रिंग का F मान लेते हैं, वो K मान लेते हैं 5 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? x को 4 ना। अगर K चेंज हो रहा है तो x चेंज होना पड़ेगा, तभी फोर्स सेम रह पाएगा। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो है क्या होगा? लेंथ अलग चेंज होगी और इसमें लेंथ अलग चेंज होगी, भले ही फोर्स क्या है? सेम है। तो एक बात समझ आती है। और एक खासियत ये होती है कि फोर्स अगर सेम है तो आप कह सकते हो ना K1 X1 बराबर होगा किसके? K2 X2 के। और बराबर किसके होगा? K इक्विवेलेंट इंटू X के।
नहीं समझ आई बात? पहले वाले में फोर्स बराबर होगा किसके, और वही क्या होगा, इक्विवेलेंट भी होगा। समझ आ रही ना बात? इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो कितनी बातें याद रखनी है, अगर सीरीज में है तो फार्मूला कौन सा लगना है, पैरेलल में अगर दो हैं तो सीधा के इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। दूसरी बात, अगर सारे स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट लीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया। और फिर उसके बाद फोर्स क्या होता है सेम, लेंथ क्या होती है चेंज, अलग अलग होती है, उसके लिए ये फार्मूला। ठीक है, कर लीजिए इसको। पहले इसी पे क्वेश्चन में कराता हूं, ठीक, लिख चुके हैं आप ना? इस पे क्वेश्चन पहले निपटा देते हैं, एक इस वाले पे देखिएगा। ये देखिए, एक मिनट रुको। कह रहा है द मास m shown in figure oscillate in simple harmonic motion with amplitude a। इसका ऑसिलेशन जो है ना, कितने एम्पलीट्यूड से है, ए एम्पलीट्यूड से है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मान लेते हैं ना, ऑसिलेट कर रहा है। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ पी, इस पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। हाँ, अच्छा, पी पॉइंट कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, K1 से, और ये वाला Q मान लेते हैं, Q किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, दूसरी वाली से। समझ आ रही ना, कौन सा सही होगा, सी वाला नहीं सही है। समझ आ रही है? ये पॉइंट कौन सा है, P है ना, कौन सा है, P है। तो अब आप देखिए पहले वाले में कितना चेंज होगा, K1, और इसमें मान लेते हैं कितना, X1 ना, ठीक है, बराबर होगा किसके, K2, ये Q वाले पे कितना होगा, X2, बराबर होगा किसके, K इक्विवेलेंट, ये कितने से, A से ना। तो आपको ये वाला पूछा है X1, X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट A डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, K1, यही हो जाएगा ना। अच्छा, अगर ये K1 हो जाएगा तो एक चीज आप समझिए, अगर दो सीरीज में लगी हुई है तो K इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, यहां पे करिए K1 K2 A डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे K1 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 क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, बस आ गया, ठीक है। अगला देखिएगा पैरेलल का, ये तो था सीरीज ना। और एक बात यहां से इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे समझिएगा, कहा गया, ये वाले में, सीरीज वाले में जैसे एक स्प्रिंग होती तो यहाँ पे क्या होता के, और अगर इस तरह से लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, के इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे पुट कर दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो ऐसे ही आप देख लेते हैं पैरेलल, अगर स्प्रिंग लगी हो, मान लेते हैं एक स्प्रिंग ऐसे है इस तरह से ना, ये पहली स्प्रिंग, और ये वाली क्या हो जाएगी, दूसरी स्प्रिंग, ठीक। इसको एक ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मास कितना है, m है, ठीक। अब आप देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1, इसका कितना है, K2। अच्छा ये बताओ, इस बार अगर इसको ऑसिलेट कराओगे इधर से, मान लेते हैं इधर जाएगा चल करके, तो जब इधर जाएगा दोनों में x क्या होगा, x क्या होगा, सेम चेंज होगा ना, x तो सेम रहेगा, x क्या रहेगा, सेम। क्या फोर्स सेम होगा, फोर्स क्या होता है, के x तो दोनों का सेम है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है ना, x तो दोनों का बराबर चेंज होगा,
लेकिन के अलग अलग है, तो इसलिए फोर्स क्या होगा, अलग अलग। तो फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्स दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात। पिछले वाले में फोर्स कैसा था, सेम था, इस वाले में फोर्स क्या होगा, डिफरेंट। समझ आ रही। अब ये बात हो गई। अब एक काम करते हैं, इसका क्या कहते हैं, के इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सीरीज के जैसा, K1 प्लस K2, बस सीधा आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, K1 प्लस K2। लिख चुके आप हैं? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख चुके ना, है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, फोर के, फोर के, टू के ना, और यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास का ना। इसका के इक्विवेलेंट बताइए। एकदम सिंपल है, ये दोनों सीरीज में है और सिमिलर है ना, तो कितना आ जाएगा, फोर के का कितना हो जाएगा, टू के, और टू के किस में है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, ऐड। तो टू के कितना हो जाएगा, फोर के। तो के इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, फोर के। अब आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 के। बस आंसर हो जाएगा। समझ रहे, लिख चुके आप हैं? एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इस पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर के और ये फोर के, ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है एम मास का। इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है ना। तो कह रहा है नेक्स्ट वाला इस तरह से, वही मास एम है, और अरे यार ऐसे करना है, फोर के इसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले ये दोनों स्प्रिंग कैसे थी, पैरेलल, तो टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड। अब कह रहा है इन दोनों को कैसे जोड़ दिया सीरीज में, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वही सेटअप है, बस जो पैरेलल में था वो किस में कर दिया, सीरीज में। तो इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो यहां से के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 8 के ना। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई कितना हो जाएगा, 8 के ना। और इसका टाइम पीरियड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 के। कितना आएगा, 2 के। अच्छा, इसको आप चाहो तो तोड़ सकते हो, तो तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई 4 इंटू 2 के ना। इतना हो जाएगा। इतना हिस्सा कितने के बराबर है, इतना हिस्सा टी डैश। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डैश
और √4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, टी की वैल्यू कितना दी हुई है 2, तो टी डैश कितना हो जाएगा 4 से, बस आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लिया आप, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसको बताइए, रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो रिड्यूस मास का है, अभी नहीं बताना है इसको, उससे पहले इसको करते हैं, ये वाला। इसमें दो पार्ट है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय टू स्प्रिंग्स। एक मास था, दो अलग अलग स्प्रिंग थी, दोनों से उसको लटका करके टाइम पीरियड देखा गया। एक से कितना आया T1 और दूसरे से कितना आया T2। मास एक ही है, स्प्रिंग दो अलग अलग है, दोनों से आपने लटका करके देखा, मास एक है और इसका कांस्टेंट कितना है K1, और ये दूसरी वाली स्प्रिंग है, ये कौन सी है K2, ये वाली कौन सी है K2, और इससे वही मास लटका करके देखा, तो इसका टाइम पीरियड कितना आया T1 और इसका टाइम पीरियड कितना आया T2 ऑसिलेशन। अब कह रहा है द सेम मास बी सस्पेंडेड बाय कनेक्टिंग द टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पहले किस में जोड़ा जाता है पैरेलल में, इन दोनों स्प्रिंग को किस में जोड़ दीजिए पैरेलल में। तो जब इन दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ोगे और वही सेम मास सस्पेंड करिए, तो ये ग्रीन कलर वाली और ये रेड कलर वाली, इसको ग्रीन कलर वाली को और रेड कलर वाली को पैरेलल में जोड़ दीजिए। पैरेलल में जोड़ दिया और उसी मास से क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया, जो मास m था। एक का कितना कांस्टेंट है K1 और दूसरे का कितना है K2। अब इसका क्या पूछ रहा है टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक चीज आप समझिएगा, इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t इज इक्वल टू क्या होता है 2π√m/k होता है, यही होता है ना। अच्छा, यहां से लॉजिकली देखिएगा, अगर इसको t इज इक्वल टू, ये वाली चीज क्या है कांस्टेंट ना, 2π और m सब में क्या है सेम है, तो बचेगा क्या 1/√k ना। अब सबसे पहले जरूरत के हिसाब से आ जाइए k इक्विवेलेंट पे, किस पे आ जाइए k। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल, तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है K1 प्लस K2 के। अच्छा, लॉजिकली यहां से आप सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक काम करता हूं, इसको k को इधर ले आता हूं और t को इधर ले आता हूं ना। k को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा √k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके 1/t के। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t²। मुझे k ही चाहिए ना, तो जब k, ये k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/t², तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/t1², और यहां पे क्या हो जाएगा 1/t2², और यहां पे क्या हो जाएगा 1/t पैरेलल²। ये पैरेलल में दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा t पैरेलल²। कौन सा सही है t वाला, समझ आया कि नहीं। एकदम सिंपल सा है। ये एलसीएम लेकर के कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही ऑप्शन दे, ऐसे दे सकता है। नीचे क्या होगा T1² T2², ऊपर क्या होगा T1² प्लस T2²। और ये वाला जो है जब उलट दोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, चाहिए क्या t पैरेलल का स्क्वायर, फिर स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाए, ऑप्शन चेंज कर सकता है इसका, ठीक है। तरीका यही रहेगा, बस ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। कर चुके हैं ना।
लिख चुके कि नहीं? चलो, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या है सीरीज में। तो सीरीज के लिए टाइम पीरियड का कौन सा फार्मूला सही होगा? अगर इन दोनों का टाइम पीरियड, एक का T1 और एक का कितना है T2, अब कह रहा है इन्हीं दोनों स्प्रिंग को किस में लगा दीजिए, सीरीज में। अगर सीरीज में लगा देते हो तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो ऐसे लगा देंगे सीरीज में, देखिएगा, ऐसे लगा देंगे ना। एक ये हो जाएगा K1, ग्रीन कलर वाले का K1 था या K2 है? K1, और ये क्या था K2, और यहां पे मास कितना M। अब इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो सीरीज में क्या होता है टाइम पीरियड? जब सीरीज वो सॉरी सीरीज में के इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, यही होता है। अब आप देखिए, यहां से आपने पढ़ा है टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रूट के ना। तो अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/k। तो 1/k की जगह पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा T2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी सीरीज स्क्वायर। बस आंसर हो जाए। इसमें कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए, कहा गया कौन सा सही हो जाएगा? टी सीरीज वाला मल्टीपल करेक्ट था। दो क्वेश्चन इसी में था, अलग अलग कराते तो 2 बार लिखना पड़ता। समझ आ रही ना बस? चलो इसको कर लो। लिख चुके हैं आप? ठीक है, अगली बात सुनिएगा, यहां तक हो जाने के बाद समझ गए ना? दो स्प्रिंग हो, एक से वही मास लटकाया जाए तो टाइम पीरियड T1, और वही मास दूसरे से लटकाया जाए तो T2। अगर दोनों को पैरेलल में जोड़ दे तो टाइम पीरियड कितना होगा? अगर दोनों को सीरीज में जोड़ दे तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये हमने दोनों वेराइटी देख ली। अब अगली चीज आप समझिएगा, नेक्स्ट इसी स्प्रिंग के ऊपर एक चीज आपने देखा, ये क्या कहलाता है स्प्रिंग? किसमें कहलाती है ये वाली? सीरीज में ना। ये K1 और ये K2, ये मास M, और ये क्या कहलाता है इस तरह से, यहां पे मास M, ये K1 और ये K2, और यहां पे बधा हुआ है, ये क्या कहलाता है पैरेलल। एक क्वेश्चन ऐसा आता है इस तरह से, एक स्प्रिंग ये, और यहां पे मास M, और एक स्प्रिंग ये यहां पे बधी हुई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 ना। ये क्या कहलाता है सीरीज, सीरीज, और ये क्या कहलाता है पैरेलल। ये क्या कहलाएगा? ये है, ये एंटी पैरेलल है। कैसा है? एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल है। रीजन देखिएगा, एक मिनट। सीरीज में क्या होता है, एक एंड दूसरे एंड से क्या होता है जुड़ा होता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग का एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा होता है। इसमें स्प्रिंग का कोई एंड जुड़ा है एक दूसरे से? नहीं। तो ये किसके अंदर की है? पैरेलल के अगर दोनों एक साइड है तो क्या कहलाता है पैरेलल, अगर दोनों अपोजिट साइड है तो क्या कहलाएगा एंटी पैरेलल। और इसका फार्मूला एकदम वैसे होगा जैसे इसका के इक्विवेलेंट कितने के बराबर था K1 प्लस K2 के बराबर, ऐसे ही इसका भी कितने के बराबर होगा के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही ना बस? अगर ये K और K होता तो कितना आता आंसर 2K, और टाइम पीरियड निकालते तो कितना हो जाता? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√M/K1 प्लस K2। बस आंसर हो जाए। ठीक है, कर लीजिए एंटी पैरेलल को।
लिख चुके हैं आप? अब अगला एक और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसपे अभी क्वेश्चन हमने देखा था, रिड्यूस मास का। ठीक है, रिड्यूस मास का समझिएगा कॉन्सेप्ट। जैसे ये स्प्रिंग है ना, यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना। अगर ये ऑसिलेट करती है ना, तो टाइम पीरियड नॉर्मली क्या होता है, अगर एक एंड बंधा होता है स्प्रिंग का और एक एंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है m मास, तो ये जो m मास होता है, तो ये t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों तरफ ब्लॉक है ना, तो अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड जो होता है, सबसे पहले t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, एक मिनट, अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें एक मास ऑसिलेट कर रहा था, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें एक से ज्यादा मास है। तो एक से ज्यादा मास है ना, तो ये जो m होता है ना, ये बेसिकली m रिड्यूस होता है, और ये जो k होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है ना। अब समझ आता है कि m रिड्यूस क्या होगा। m रिड्यूस निकालने का तरीका होता है, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, m1 m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन मासेस का, m1 m2 डिवाइड बाई क्या, m1 प्लस m2। इस पे पीएमटी के दौर में क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले, तो इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रेड्यूस मास, क्योंकि काफी वक्त से नहीं पूछा गया। तो रेड्यूस मास यहां से निकाल लोगे, समझ, रेड्यूस मास की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, एक ही स्प्रिंग है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, टाइम पीरियड निकल आएगा। अब रिड्यूस मास, अच्छा ये जो मास है ना रिड्यूस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से है या सीरीज, कैसा है, पैरेलल के हिसाब से। अब पैरेलल की एक खासियत होती है, जब किसी चीज का इक्विवेलेंट निकालते हो, क्या निकालते हो, इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो हमने रजिस्टर में पढ़ा था, अगर रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो उसका आर इक्विवेलेंट दोनों रजिस्टर से कम आता है जो पैरेलल में लगे होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूस। मतलब इन दोनों मासेस से क्या आएगा, वैल्यू कम आएगी, समझ आ रही ना, इन दोनों मासेस से क्या होगी, कम होगी ये मास की वैल्यू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। तो मोर देन वन मास होगा तो उसका क्या करेंगे, रिड्यूस मास निकालेंगे, उस रिड्यूस मास को यहाँ पे रख देंगे, आपको मिल जाएगा। कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, बीच में और स्प्रिंग लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एंड पे मास हो, ठीक है। बिहार चल रहा है, लिख चुके हैं आप हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओए हो गया। अगला इस वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिए, समझ लीजिए, आप समझिए। आप देखिए दोनों एंड पे ब्लॉक लगा हुआ है, तो ये किसका है, रेडियस मास का। पहले इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल में है तो 2k, और इसका k/2। अच्छा ये दोनों किस में है, दोनों किस में है, तो दोनों सीरीज में है, तो एक स्प्रिंग बन जाएगी ना, तो ये इसका के इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिया 2k इंटू k/2, और दोनों का एडिशन 2k प्लस k/2, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2k इंटू के, अभी नहीं पुट करेंगे, रहने देते हैं, मतलब कट नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4k प्लस k, कितना हो जाएगा 5k/2, 2 से 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, कितना हो जाएगा 2k/5। एक स्प्रिंग आ गई और दोनों तरफ ब्लॉक कितने का है, 5 और 5 ना।
अब देखो टाइम पीरियड चाहिए ना, स्प्रिंग कांस्टेंट तो निकल आया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम रिड्यूस, एम रिड्यूस कितने के बराबर होगा, एम रिड्यूस बराबर होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, अभी नहीं कट करेंगे, अभी कट कर लेंगे, तो एम रिड्यूस कितना हो गया 25 डिवाइड बाई 10। अच्छा एम रिड्यूस के बाद क्या आता है डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट कितना आया है 2k बाई 5, तो 2k बाई 5 ना। अब आप यहां पे देखिएगा 2 पाई अंडर रूट 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, के की वैल्यू कितना है 25 पाई स्क्वायर, कुछ कट रहा है 25 से 25 कैंसिल और 5 2 कैंसिल। अच्छा सीधा मैं कट कर दूं, देखो ऐसे देखो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 का रूट किससे कट जाएगा 2 से, तो ये भी कैंसिल। अच्छा ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा पाई, और ये पाई कितना बचेगा 1, बस आंसर हो गया, समझ रहे हो। देखो लिख चुके कि नहीं, ठीक इस क्वेश्चन को देखिए, on suspending a mass from a spring of force constant k, frequency of vibration is obtained if a second spring frequency of vibration f is obtained, कितना f, कह रहा है एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था k, उससे एक मास को लटकाते हैं, एक मास को लटकाते हैं m नाम के, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होती है उल्टा, टाइम पीरियड का उल्टा होगी, तो टाइम पीरियड में 2 पाई होता है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई, और टाइम पीरियड में क्या होता है m बाई के होता है, रूट m बाई के, इसमें क्या हो जाएगा रूट k बाई m, ये हो गई फ्रीक्वेंसी ना। तो इस वक्त फ्रीक्वेंसी इतना है f नाम से। अब कह रहा है इफ ए सेकेंड स्प्रिंग इज स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, मतलब एक सेकेंड स्प्रिंग इससे उधर लगा दी जाती है, ये सेकेंड सिस्टम। अब कह रहा है आप ये बताइए नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अच्छा ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे के इक्विवेलेंट चाहिए, ये दोनों किस में है बताइए एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या होता है दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2k, और मास तो वही है ना जो यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा m। अच्छा 2 इसको छोड़ करके बाकी बताओ क्या है, कितने के बराबर है, तो f डैश कितने के बराबर हो जाएगा रूट, बस आंसर हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो ए स्प्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट आफ्टर सस्पेंडिंग ए मास m from one of its end, the time period obtained 2 seconds, टाइम पीरियड obtained 2 seconds। एक मास को हमने क्या किया स्प्रिंग से लटका दिया ना, स्प्रिंग से लटका दिया, अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। अब कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द मास बाय 2 kg, अगर मास को मैं कितना इंक्रीज कर दूं 2 kg, अच्छा इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब कह रहा है मास को आप 2 kg बढ़ा दीजिए, तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो जाता है 1 सेकंड बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है 2 है ना, और ये 2 पाई अंडर रूट m बाई के।
अब टाइम पीरियड 1 सेकंड बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 2 की जगह पे 3, और यहाँ पे 2 पाई, और मास कितना होगा, मास में कितना बढ़ जाता है 2, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा के ना। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये कौन सी, सेकंड। ठीक, अब आप देखो एक काम करते हैं, आपसे मास की वैल्यू पूछा है, एम की वैल्यू, किसकी पूछा है, एम की। एक काम करते हैं, स्क्वायर करके क्या करते हैं, स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा स्क्वायर करके सोचिए, ये अच्छा कर ही देते हैं 9, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा m+2 डिवाइड बाई के, ये कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा m/k। डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, ये 2 और ये 1, तो डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 9/4, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और के क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा m+2 डिवाइड बाई m, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 9m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4m+8, इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/5 कितना हो जाएगा 1.6 ना, सिंपल है। चलो लिख चुके आप, अब हेडिंग डालिएगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बहुत टाइम लग रहा। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होता है देखिएगा ना, 1 मिनट सुनना। स्प्रिंग को कट करने पे क्या होता है, ये एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, कितना है L है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसको मैंने क्या किया, कट किया। अब कट करने का तरीका या तो हो सकता है इक्वल पार्ट में करूं, या हो सकता है इक्वल पार्ट्स ना हो, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो सबसे पहली बात जो इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर आप लेंथ आधा करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, लेंथ आधा करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना, जस्ट उल्टा होता है, समझ आए, एक आधा होगा तो एक 2 गुना, अगर 1/3 करोगे तब तो कितना हो जाएगा 3 गुना। ये बात अगर एग्जैक्टली आपको पता करनी है, मान लेते हैं एक रेशियो मैं ले लेता हूं, आपने 1:2:3 में कट किया स्प्रिंग को, कितने में कट किया 1:2:3 में कट किया, तो इसके 3 पार्ट हो गए, एक, दूसरा और ये तीसरा। अब तीनों के क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो आप क्या करिए, मान लेते हैं K1 निकाल रहे हैं, आप क्या करिए इस रेशियो को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई पहला नंबर कितना 1, और काटने से पहले जो स्प्रिंग कांस्टेंट था कितना K, तो कितना आ जाएगा 6K। इसका देखिए कितना आएगा K2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, और कितना हो जाएगा K, कितना हो जाएगा 3K, तो K1 इज इक्वल टू 6K और K2 इज इक्वल टू 3K, और K3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टोटल, और ये कितना नंबर है 3, और यहाँ पे K कितना हो जाएगा K3 2K ना, समझ आ रही है ना। अगर आपने 1:1:1 में काटा होता स्प्रिंग को, तब इसका मतलब होता है बराबर 3 पार्ट, तो कितना होता K1, ऐसे बोलिए 3 डिवाइड बाई 1, और क्या लेते K, कितना हो जाता 3K, K2 कितना आता 3K, K3 कितना आता 3K। समझ गए ना कैसे निकालते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का। पहले इसको लिखिए फिर क्वेश्चन करते हैं।
कर लिया अब? इस पे जो क्वेश्चन है अगला एकदम बच्चों वाला है, ठीक है। लिख चुके? मैं प्रूफ के लिए बता दूं आपको, देखिए ये बात सच है कि नहीं, जो कांस्टेंट है। एक मिनट ध्यान से सुनना। हमने इसी स्प्रिंग को 3 पार्ट में कट किया ना, 3 पार्ट में कट किया और इक्वल पार्ट में। तो इक्वल पार्ट में अगर कट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 3 के 3 के 3 के। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते 2 के 2 के, तो चलिए 3 के वाला देखते हैं। 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट किया तो कितना आया? 3 के 3 के 3 के। अगर वापस से जोड़ दो, अच्छा वापस में जोड़ना कैसा होगा? सीरीज कहलाएगा। वापस से फिर ऐसा बना दो, तो ऐसा बनाने के लिए किस में जोड़ना होगा? सीरीज में। तो 3 के 3 के 3 के को सीरीज में जोड़ो, कितना आएगा? 3 के बाई 3 कितना आ जाएगा? फिर से के आ जाएगा। इसका मतलब सही है। समझ आ रही ना बात? चलिए यहां से देख लिया, ये बच्चों वाला है, बस तुरंत आंसर दीजिएगा। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। द फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? कितना होगा? के इक्विवेलेंट, वो सॉरी के कितना होगा? एक का 3 के बराबर। बस आंसर हो जाए इसका। एक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट बोला था, तो एक टुकड़े का कितना हो जाएगा? 3 के हो जाएगा कट करने के बाद। लिख चुके आप? नेक्स्ट देखिएगा। इस वाले में मेरे ख्याल से हर किसी को आंसर देना चाहिए। अभी जो किया था ना ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, तब इस पे फिर से आते हैं। देखो अगर 1:2:3 में कट करते हो तो पहले का कितना होगा? 6 के, दूसरे का कितना? 3 के, और तीसरे का कितना? 2 के। ये बात जहन में रखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, नीट का है। अभी देखिए कितना सस्ता सा क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे के लिख लीजिएगा, फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू द लेंथ ऑफ 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले किस में जोड़े गए? 3 पार्ट किया गया। एक को 1:2:3 में, तो 3 पार्ट किए गए। इनका कांस्टेंट बोलिए K1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 के, और दूसरा कितना? 3 के, और फिर 2 के। लिख लिया 3 कांस्टेंट। अब कह रहा है तीनों को एक बार सीरीज में जोड़िए। जोड़ने पे कितना आया? K डैश। सीरीज में जोड़ोगे फिर स्प्रिंग वही बन जाएगी जो पहले थी, तो कितना आ जाएगा? सीधा कुछ सोचना नहीं, कितना हो जाएगा? K हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है इन तीनों को पैरेलल में जोड़िए। पैरेलल में जब जोड़ोगे तो कितना हो जाता है कांस्टेंट? K डबल डैश। तो K डबल डैश कितने के बराबर होगा? पैरेलल में सीधा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 के। अब क्या पूछा है? दोनों का रेशियो पूछा है। K से K कैंसिल, आंसर हो गया 1/11। समझ आ रही ना बात? एकदम हल्का सा। अगला क्वेश्चन देखें। ये एकदम बच्चों जैसा है, मेरे ख्याल से लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, बस ऐसे बता दीजिए आप। ये वाला अभी इसको मेरे ख्याल से बताइएगा। ए स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into 3 equal parts having length 1:1:2. All are connected in series. Find the new time period. अच्छा, कट करने के बाद फिर सीरीज में जोड़ दो, तो टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा? वो K इक्विवेलेंट क्या होगा? K ही रहेगा। तो टाइम पीरियड कोई चेंज आएगा? 2π√m/K ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पैरेलल में जोड़ता तब फर्क पड़ता। समझ पा रहे हो ना? अच्छा यही क्वेश्चन अगर पैरेलल में जोड़ा होता तब कितना आता? पहले तीनों के निकालना पड़ता। K1 कितने के बराबर होता? टोटल 4 के, और K2 कितने के बराबर होता? 2 के नहीं, 4 के ही रहेगा। 4 के और K3
2k, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये तीनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। अगर पैरेलल में लगे होंगे तो सब क्या हो जाएंगे? ऐड। तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 8 2 10 के ना। अब यहां पे रख देते k की जगह पे, टाइम पीरियड आ जाता। समझ पा रहे हो ना? सीरीज के लिए तो यही रह जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे कॉम्बिनेशन कर लोगे, अगर दो को पैरेलल में जोड़ता है, एक को सीरीज में, वो भी कर ले जाओगे, सिंपल। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप सीख जाओ। अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। ए वेटलेस स्प्रिंग विच हैज ए फोर्स कांस्टेंट k ऑसिलेट विथ ए फ्रीक्वेंसी n। फ्रीक्वेंसी कितना है? n। व्हेन ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। कोई स्प्रिंग है, उससे एक मास सस्पेंड किया जाता है ना, मास सस्पेंड किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? f के बराबर। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 अंडर रूट k बाई m होता है। m बाई के उलट दिया जाता है और 2 पाई को भी पलट। अब कह रहा है, अब क्या करते हैं? द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। दो पार्ट में इसको कट कर दो। दो पार्ट में कट करने के बाद एंड ए मास 2m इज अटैच टू 1/2 ना, इसको हाफ कर दो। तो हाफ कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 2k ना। और मास कितना अटैच करो एक टुकड़े से? 2m। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? मैं होमवर्क दे रहा था, करा ही दिया। 2 पाई अंडर रूट k कितना हो जाएगा? 2k। और मास कितना हो जाएगा? 2m। 2 क्या हो जाएगा? फिर कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड लिख दिया, f है ना, ये f डैश नया। तो कितने के बराबर है? हैं? सेम ही तो है। तो हाँ, अरे टाइम पीरियड कर, फ्रीक्वेंसी f डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 पाई। और k की जगह पे कितना हो जाएगा? 2k। और मास की जगह पे कितना हो जाएगा? 2m। अब सिमिलर है ना, f डैश कितने के बराबर है? तो f की जगह पे कितना दिया था? n। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था ना, इसका k था, आधा कट कर दिया तो कितना हो गया? 2k हो जाएगा। चलो अगला देख लो। इसमें दो क्वेश्चन है ना, पढ़िएगा। ए मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाय 2 स्प्रिंग्स एंड द टाइम पीरियड इन द 2 केसेस T1 एंड T2 ना। एक ही मास दो अलग अलग स्प्रिंग से कनेक्ट की, मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका? K1। इससे एक मास अटैच किया जाता है, तो टाइम पीरियड कितना आता है? T1। फिर यही मास, सेम मास एक दूसरी स्प्रिंग से अटैच किया जाता है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2। और टाइम पीरियड कितना आता है? T2। अब कह रहा है काम करिए, दोनों को किस में जोड़ दीजिए? पैरेलल में। तो दोनों को पैरेलल में जोड़ लीजिए, पैरेलल में जोड़िए और मास वही लटका दीजिए इससे जो पहले था, एक स्प्रिंग और ये ग्रीन कलर वाली दूसरी स्प्रिंग, दोनों के एक साथ। और यहाँ पे मास कितना रहेगा? m ही रहेगा, इसका K1 और इसका K2। अब आपसे कह रहा है आप ये बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इसका ना। इसका टाइम पीरियड T1 था, इसका T2 था।
अब नया टाइम पीरियड क्या होगा अगर दोनों को पैरेलल में उसी मास से लटकाया जाए ना। अब देखिए सिंपल सा, पहले इसका के इक्विवेलेंट लिखिए, दोनों किस में है, पैरेलल में, तो के इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, k1 प्लस k2। अब सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिएगा इसके लिए, t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। एक काम करते हैं, 2 पाई और m ये तीनों केसेस में क्या है, सेम है, तो सेम है तो आप कह सकते हो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई रूट के। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे क्या चाहिए, k इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, k इक्विवेलेंट। एक काम करता हूं मैं, रूट k को इधर ले आता हूं, t को इधर लेके चले जाता हूं, तो रूट k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई t, वही लिखा हुआ है ना, t को यहां करो, k को यहां। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा बताइए, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 बाई टी स्क्वायर। अब आप यहां पे सोचिए, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी स्क्वायर के है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t1 स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t2 स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन t पैरेलल का स्क्वायर ना, इक्विवेलेंट ना, टाइम पीरियड इक्विवेलेंट किसका होगा, पैरेलल का। अब आप देखो कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है ना, आंसर हो गया, समझ आ। दूसरा भी निपटा दें इसी में, देखिएगा दूसरा वाला। अब कह रहा है इन दोनों को किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में। तो सीरीज में पिक्चर बनाए या समझ जाओगे, ऐसे जोड़ दो सीरीज में, ये व्हाइट कलर वाली ये k1 और ये वाली क्या हो जाएगी ग्रीन कलर वाली ये k2, दोनों को किस में जोड़ दो, सीरीज में, और ये मास m ना। अब कह रहा है आप ये बताएं तो इसका k इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, देखिएगा 1 अपॉन k इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अच्छा यहां से आप पढ़ करके बताइएगा, यहां से मुझे चाहिए क्या, ये वाले में देखिए मुझे 1 अपॉन, इसको क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन k। तो 1 अपॉन k की जगह पे आप क्या लिख सकते हो t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा t1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा t सीरीज स्क्वायर। कौन सा सही हो जाएगा ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट, अब ज्यादा नहीं बचा है, ठीक। ये एक पुलिस सिस्टम है, 1 मिनट रुक जाइएगा बस, इतनी जल्दी ना घबराइए। एक स्प्रिंग सिस्टम है, ये इधर बंधा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इधर मास कितना है m है ना। तो अगर इसका टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट क्या होता है m अपॉन k इक्विवेलेंट ना, k इक्विवेलेंट की जगह पे सिंपली क्या आएगा k आएगा। लेकिन अगर यही सिस्टम ना इस तरह से हो, यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे लगी हो, यहाँ पे लगी हो, और ये पुली हो, और यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हो, और यहाँ पे ये बधा हो एंड, और यहाँ पे ब्लॉक हो m ना। अब इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछे ना, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या होता है k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट जानते हैं कितने के बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई। जब ऐसा होता है तो k इक्विवेलेंट जो होता है वो हो जाता है, जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है उसका कितना हो जाता है, 4th हो जाता है। कितना हो जाता है, 4th ही काम करता है। तो यहाँ पे k की जगह पे क्या हो जाएगा, k बाई 4। बहुत टफ है वैसे, अगर डेरिवेशन करके बताऊंगा, ऐसे सिंपली याद रखिएगा, 2-3 केस हैं बस, समझ पा रहे हो ना। अगर स्प्रिंग किससे जुड़ी हो, छत से, और इस तरह से सिस्टम लगाओ, तो इसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो जाएगा, k बाई 4 हो जाएगा। एक और तीसरा देख लेते हैं,
तीसरे केस में क्या होगा, ऐसे छत होगी और यहाँ पे एक तरफ क्या लगी होगी, स्प्रिंग लगी होगी और एक तरफ ऐसे बंधा होगा और यहाँ पे पुली होगी ना, और ये मास m होगा ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है। अब जब आप t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट लिखोगे, इस वाले सिस्टम के लिए k इक्विवेलेंट कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्प्रिंग है ना, ये सामने भी क्या बना देगी, स्प्रिंग बना देगी, सामने वाले को भी क्या बना देगी, स्प्रिंग। तो इसका भी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k स्प्रिंग। अच्छा, इस वाले में क्या है, ये जो मास है ना, वो मास का वजन दोनों पे है ना, किस पे, दोनों पे डिवाइडेड है। तो जब ऐसा केस होगा तो ये सामने वाली स्प्रिंग इसको भी क्या बना देगी, स्प्रिंग, और फिर उसके बाद खुद के कांस्टेंट को भी डबल करेगी और सामने वाले को भी क्या कर देगी, डबल। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में कितने के बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई 4, कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, 4k। समझ आया। अच्छा, एक बात बता दीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। आखिरी इससे रिलेटेड बात, अगर देखो ध्यान से, इस वाले को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ये वाले यहाँ पे जोड़ दूंगा तो क्या कहलाएगा, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितने के बराबर है, k बाई 4, और फिर उसके बाद कौन सी है, एक दूसरी है जिसका कितना है, k, और उससे क्या है, मास m। अब इसका निकाल दीजिए, k इक्विवेलेंट आ जाएगा इस सिस्टम के लिए। ये कितना है, जब इसको यहां पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, k बाई 4, k बाई 4 इसका एक स्प्रिंग, और फिर उसके बाद ये वाली दूसरी स्प्रिंग कितने की, k की। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, जिससे कितना लगा हुआ है, मास m। इसका k इक्विवेलेंट निकाल करके यहां पे रख दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। हाँ, मतलब फोर्थ बता रहा हूं, अगर ये वाली स्प्रिंग यहां लगी होती तो एक स्प्रिंग यहां होती, एक स्प्रिंग यहां होती, इसका कितना हो जाता, k बाई 4, इसका कितना हो जाता, k। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, k इक्विवेलेंट निकाल दो। समझ पा रहे हो ना। वैसे इतना बहुत डीप हो जा रहा है, इतना बहुत है, मोर देन इनफ। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा, कर ले जाओगे, ठीक है। इसको कर लीजिए आप, इसको कर लिए आप। आप घबरा जाते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना। एक स्प्रिंग होगी, एक स्ट्रिंग होगी, तो स्प्रिंग क्या बना देगी, स्ट्रिंग को भी क्या बना देगी, स्प्रिंग, और दोनों के कांस्टेंट को क्या कर लेगी, 2 गुना, ठीक है। चलो एक आखिरी बात इससे रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड, ऐसे स्प्रिंग लगी हो, एक स्प्रिंग और यहाँ पे एक ब्लॉक हो ना, और एक स्प्रिंग इधर हो, ऐसे ये बंधा हुआ है, और एक स्प्रिंग ऐसे हो यहाँ पे ना, ये भी इधर बंधा हो और ये वाला इधर बंधा हो ना। ये एक एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k1 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k2 है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k3 है। इस वैरायटी में आप देखिएगा, ये वाला एंगल मान लेते हैं θ1 है, और ये वाला एंगल कितना है, θ2 ना। अब आप देखिए, आपको इस सेटअप का पूरा k इक्विवेलेंट पूछता है। अगर k इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट। अगर ये निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पहले मैं एक जनरल बता रहा हूं, आप एक का आंसर दे दीजिएगा, ऐसे मैं पूछूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पे क्या होगा, ये जिस लाइन में ऑसिलेट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ना, के इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हो, के इक्विवेलेंट अगर आप निकाल रहे हो तो जिस लाइन में ऑसिलेट कर रहा है उस स्प्रिंग का कांस्टेंट पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, उसको क्या लिख लेंगे, k1, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इस वाली, ये वाली स्प्रिंग कितना कंट्रीब्यूट करेगी। तो अब आप देखिए,
इस वाली लाइन में ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका, K2 प्लस K2 cos थीटा 1। बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, यहां भी स्क्वायर भी लग जाता है। कितना लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। जनरली कितना क्या होता है, कंपोनेंट होता है, लेकिन इसके कंपोनेंट में क्या लगा होता है, स्क्वायर लगा। अच्छा ऐसे इसका बताइए क्या होगा, प्लस K3 cos स्क्वायर थीटा 2। ये बात याद रखिएगा, जिस लाइन में ऑसिलेट कर रहा है ना, उस लाइन वाला कंपोनेंट आपको लेना है। अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये कांस्टेंट को मैं K दे दिया, इसको मैंने K दे दिया, और इसको मैंने K दे दिया, और ये एंगल 45 और ये एंगल 45। आप बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। ये कितना होगा, K ना, और ये भी कितना होगा K, और कितना होगा cos 45, और ये भी कितना होगा K cos 45 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2K cos 45 का स्क्वायर। cos 45 कितना होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, K प्लस K कितना हो जाएगा 2K। ये K आएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, हाँ नहीं, K cos 45 का स्क्वायर, K cos 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2K cos 45 का। cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो 1/2। हाँ इक्वल लिया है मैंने, K और K। समझ आ रहे, तो कितना आ जाएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा कितना आएगा 2K। तो यहां पे रख दोगे, टाइम पीरियड आ जाए। समझ आ रही ना बात। तो ये थी वैरायटी किससे रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड। और यहीं पे ऑसिलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर कुछ भूला भटका होगा तो कल की क्लास में देख लेंगे, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा दो छोटी छोटी बातें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है। अगर आ जाएगा तो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसको मैं बता देता हूँ, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अरे 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, हो गया ना। कल का पता टेस्ट हो जाए तब 4 नंबर चला जाएगा तुम्हारा। यहां तक हो गया ना, ये देखिएगा हो गया ना ऑसिलेशन कंप्लीट। 1 मिनट रुकना, इधर देखना। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके पास 2 सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड ये है और एक सोलेनॉइड ये है ना, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अंदर अच्छा ये बताओ, 1 मिनट सुनना मेरी बात को। अच्छा ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर होता था ना, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल, तो क्या होता था, एक कॉइल क्या बनाती थी वेरिएबल फील्ड ना, तो उसकी वेरिएबल फील्ड की वजह से अंदर वाले पे क्या चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होता, तो क्या कॉन्सेप्ट बन जाता था म्यूचुअल का। लेकिन अगर इंडिविजुअल देखोगे तो उसके पास क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस। मान लेते हैं अंदर वाले के पास सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1 और बाहर वाले के पास सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L2 ना। अगर इन दोनों को सेल्फ इंडक्टेंस दे करके म्यूचुअल पूछता है तो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस में रिलेशन होता है √L1 L2। ये बात याद रखिएगा। समझ आ रही ना बात। सेल्फ इंडक्टेंस दे करके क्या पूछता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप कैसे बता सकते हो √L1 L2 करके। क्लियर रहेगा ना। और एक बात देखिएगा इसी से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये एक इंडक्टर है और ये दूसरा इंडक्टर है, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। अगर ये दोनों सीरीज में है और दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1 और L2, मैंने आपको बताया था कि अगर कपलिंग इफेक्ट 0 है, कपलिंग इफेक्ट मतलब ये होता है कि ये दोनों आइसोलेटेड है। कैसे आइसोलेटेड मतलब इसके अंदर कोई बदलाव होता है तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस वक्त ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया था, L इक्विवेलेंट जो होगा एकदम रजिस्टर की तरीके से होगा L1 प्लस L2 होगा। हाँ तो एक एक्स्ट्रा बताना है, वही चीज यहां तक समझ आ रही है। अगर ये आइसोलेटेड है, लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे का इफेक्ट है, मतलब इसमें की फील्ड जा करके डिस्टर्ब कर रही इसकी, तो म्यूचुअल स्टार्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा
म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर म्यूचुअल इफेक्ट है एक दूसरे में और दोनों का M और M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कितना है? M और M। तो एक चीज आप समझिए, अगर सेम सेंस में, जैसे इसमें करंट ऐसे बह रही है ऐसे, और इसमें भी करंट ऐसे बह रही है दोनों में, तो यहां पे +2M हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अगर दोनों में कैसा है, एक जैसी करंट है, जैसे इसमें ऐसे बह रही है ना क्लॉक, तो उसमें भी कैसी बहे क्लॉक। अगर एक में कैसी है एंटी, तो दूसरे में भी कैसी हो एंटी। एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हो तो क्या आएगा? प्लस। और अगर ऐसा सीन हो, देखना ध्यान से, आपको फील आ जाएगा अपने आप। यहां से करंट बह रही थी, अब इसको मैंने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया ना, देखना ऐसे मोड़ दिया। अच्छा, इधर से करंट आई जा रही थी, देखिए दोनों में सेम जैसी बहेगी करंट। इसमें कैसे बहेगी? ऐसे। तो इसमें कैसे बहेगी? उल्टा ना। अगर उल्टा हो जाएगा तो अगर एक दूसरे में म्यूचुअल इफेक्ट है तो L इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M। समझ आ रही ना बात? और अगर म्यूचुअल इफेक्ट नहीं है तो सीधा क्या होगा, ये 2M हट जाएगा, L1 प्लस L2। अरे थोड़ा होश में आराम से देखो, ऐसे जा रही है ना, और उधर से क्या होगी? अबे जो मुझे क्लॉक दिख रहा है ना, सामने वाले को एंटी दिखेगा। नहीं समझ आ रहा है? एक मिनट ध्यान से देखो, ऐसे देखो, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे ऐसे समझो। अगर मुझे ऐसे दिख रहा है ना, ये मेरी तरफ से क्या है क्लॉक, उधर खड़े हुए बंदे को क्या दिखेगी? तो बस वही तो है, ये ऐसे जा रही है तो इससे जिस सेंस में होगी उधर से क्या होगी, अपोजिट सेंस में होगी। समझ पा रहे हो ना? तो बस ये दो बातें थी। अगर म्यूचुअल इफेक्ट है ना तो प्लस या माइनस 2M आएगा। अगर म्यूचुअल इफेक्ट नहीं है तो सिंपली जैसे पैरेलल सीरीज रेजिस्टर का होता है वैसे पैरेलल सीरीज इंडक्टर का होगा। समझ गए ना? तो ठीक है, यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।